नमस्कार मित्रों। आज जो है हम देवनागरी लिपि के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं, जो कि कक्षा 9वीं से और 12वीं तक और जो है उच्च माध्यमिक शिक्षा शिक्षक भर्ती चयन परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण उपयोगी है। तो मित्रों, इस लिपि को महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। इस लिपि को लोकनागरी या हिंदी लिपि भी कहा जाता है। इस लिपि को लोकनागरिक या हिंदी लिपि भी कहा जाता है और यह जो लिपि है बाएं से दाएं ओर लिखी जाती है। यह लिपि अर्थात देवनागरी लिपि बाएं से दाएं ओर लिखी जाती है। यह लिपि न तो शुद्ध रूप में अक्षरात्मक लिपि है और न ही यह जो है वर्णात्मक लिपि है। ऐसे इस लिपि को अक्षरात्मक लिपि भी कहा जाता है। इस लिपि को अक्षरात्मक लिपि भी कहा जाता है, किंतु यह लिपि न तो अक्षरात्मक है और न वर्णात्मक है। अक्षरात्मक लिपि जो है डॉक्टर हरदेव बाहरी की जो पुस्तक है हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, उस पुस्तक में इस लिपि को जो है अक्षरात्मक लिपि भी कहा गया है। प्रश्न कहीं से भी आ सकता है, अक्षरात्मक लिपि कहा जा सकता है और यह लिपि अक्षरात्मक इस लिपि को कहा जाता है, लेकिन यह लिपि न तो पूर्णतः अक्षरात्मक है और न ही यह पूर्णतः जो है वर्णात्मक है। इस लिपि में एक ध्वनि के लिए एक ही वर्ण होता है। इस लिपि में एक ध्वनि के लिए एक ही वर्ण होता है। इस ध्वनि के लिए इस लिपि के लिए एक ही ध्वनि और एक ही वर्ण जो है होता है। जो यह लिपि मुख वर्ण नहीं है, अर्थात यह लिपि मुख वर्ण नहीं है और इस लिपि को जैसे बोला जाता है वैसे लिखा जाता है। देवनागरी लिपि को जैसे जैसे बोला जाता है वैसे लिखा जाता है। देवनागरी लिपि की वर्णमाला देवनागरी लिपि की वर्णमाला जो है वैज्ञानिक पद्धति के अनुरूप है। देवनागरी लिपि की जो वर्णमाला है यह वैज्ञानिक पद्धति के जो है पूर्णतः अनुरूप है। इस लिपि में एक दूसरे वर्ण का भ्रम नहीं होता है।
इस लिपि में एक दूसरे वर्ण का भ्रम नहीं होता है। अर्थात जिस प्रकार से अंग्रेजी में एक वर्ण का दूसरे वर्ण का भ्रम हो जाता है, जैसे कि एस, सी, जैसे कि जी, जे, के, सी, इस कंट्री में सी, तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है वर्ण का जो है भेद दिखाई देता है। लेकिन इस लिपि में जो है वर्ण का किसी भी प्रकार से जो है भ्रम नहीं होता है। देवनागरिक लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के राजा जय भट्ट के शिला लेख में किया गया है। देवनागरिक लिपि का जो सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है वह गुजरात के राजा जय भट्ट के शिलालेख में मिलता है। अर्थात इस लिपि का प्रयोग जो है सबसे पहले जय भट्ट के शिलालेखों से मिलते हैं। इस लिपि का प्रयोग हिंदी, मराठी, नेपाली, संस्कृत, इस लिपि का प्रयोग हिंदी, मराठी, नेपाली, संस्कृत, महाराष्ट्र आदि बोलियों में होता है। महाराष्ट्री आदि बोलियों में होता है। इसलिए मराठी में भी जो है देवनागरिक लिपि जो है लिखी जाती है, नेपाली में देवनागरिक लिपि का प्रयोग किया जाता है, संस्कृत में देवनागरिक लिपि का प्रयोग किया जाता है और महाराष्ट्र में भी देवनागरी लिपि का जो है प्रयोग किया जाता है। महाराष्ट्र में इस लिपि को बालबोध कहा जाता है। इसे महाराष्ट्र में देवनागरिक नहीं कहा जाता है, बालबोध के नाम से यह महाराष्ट्र में जानी जाती है। महाराष्ट्र में संविधान में इस लिपि को राजलिपि का दर्जा दिया गया है। अर्थात संविधान में इस लिपि को राजलिपि के रूप में स्वीकार किया गया है। देवनागरिक लिपि
अधिकांशतः वर्णात्मक हैं। वैज्ञानिक और वर्णात्मक हैं। देवनागरी लिपि को अर्ध अक्षरात्मक लिपि भी कहा जाता है। देवनागरी लिपि को अर्ध अक्षरात्मक लिपि भी कहा जाता है। अर्थात देवनागरी लिपि का प्रयोग अधिकांशतः वर्णात्मक है और देवनागरी लिपि को अर्ध अक्षरात्मक लिपि के नाम से भी जाना जाता है। महाराष्ट्र में इसे बालबोध के नाम से जाना जाता है और इसका सर्वप्रथम प्रयोग राजभट्ट के शिलालेखों में जो है मिलता है। इसमें इस लिपि में 14 स्वर, इस लिपि में 14 स्वर, 35 मूल व्यंजन और 3 संयुक्ताक्षर हैं। 3 संयुक्ताक्षर हैं अर्थात संयुक्ता 3 व्यंजन हैं। तो देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के राजा जयभट्ट के शिलालेख में किया गया है और इस लिपि का प्रयोग हिंदी, मराठी, नेपाली और संस्कृत और महाराष्ट्र में किया जाता है और इस लिपि को महाराष्ट्र में बालबोधनी के नाम से जाना जाता है। संविधान में इस लिपि को राजलिपि के रूप में स्वीकार किया गया है और देवनागरी लिपि अधिकांशतः वर्णात्मक लिपि है और देवनागरी लिपि को अर्ध अक्षरात्मक भी जो है कहा जाता है और इस लिपि में 14 स्वर, 35 मूल व्यंजन, 14 स्वर और 35 मूल व्यंजन और 3 संयुक्त व्यंजन हैं। 3 संयुक्त व्यंजन हैं। अब इस लिपि के दोष क्या क्या हैं? देवनागरी लिपि के दोष। इस लिपि में 403 टाइप होने के कारण इस लिपि में 403 टाइप होने के कारण इसके टंकण मुद्रण में कठिनाई होती है। अर्थात इसमें 403 टंकण होने के कारण इस लिपि में 403 टाइप होने के कारण इस लिपि में टंकण मुद्रण करने में, लिखने में बड़ी कठिनाई जो है आती है। इस लिपि में वर्ण द्वेध पाया जाता है। इस लिपि में इस लिपि में वर्ण द्वेध पाया जाता है। अर्थात दो वर्ण में जो है इसमें पाए जाते हैं, वर्ण द्वेध पाया जाता है। जैसे स का श, त, त्र, इस प्रकार से इस लिपि में वर्ण द्वेध पाया जाता है। अनुस्वार एवं अनुनासिक, इस लिपि में अनुस्वार एवं अनुनासिक
अनुनासिक के प्रयोग में एक रूपता का अभाव है। अनुनासिक एवं अनुस्वार के प्रयोग में एक रूपता का अभाव है। इस लिपि के सुधार का श्री गणेश, यहां से अपन सुधार चल रहा है इसका, श्री गणेश, इस लिपि के सुधार का श्री गणेश लोकमान्य तिलक ने सन 1904 में अपने पत्र केसरी के द्वारा किया। अर्थात इस लिपि में सुधार करने का कार्य सबसे पहले जो है लोकमान्य तिलक ने सन 1904 में अपने पत्र केसरी में किया। तिलक ने 109 टाइपों का एक फॉन्ट बनाया जिसे तिलक फॉन्ट के नाम से जाना जाता है। तिलक फॉन्ट के नाम से जाना जाता है। श्याम सुंदर दास ने पंचमा अक्षर के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करने का सुझाव दिया। अनुस्वार का प्रयोग करने पर सुझाव दिया। इस लिपि में सुधार का पहला काम लोकमान्य तिलक ने किया। इन्होंने सन 1904 में अपने पत्र केसरी के माध्यम से जो है इसका श्री गणेश किया और तिलक ने 109 टाइपों का एक फॉन्ट बनाया जिसे तिलक फॉन्ट के नाम से जाना जाता है। लेकिन पंचमा अक्षर के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करना चाहिए, यह सुझाव श्याम सुंदर दास ने दिया है। डॉक्टर गोरखनाथ ने मात्राओं को व्यंजन के बाद दाहिने तरफ रखने का सुझाव दिया। डॉक्टर गोरखनाथ ने जो मात्राएं हैं, मात्राओं को व्यंजन के बाद दाहिने तरफ नीचे रखने का जो है उन्होंने सुझाव दिया। श्रीनिवास ने महाप्राण ध्वनियों के स्थान पर
महाप्राण ध्वनियों के स्थान पर, महाप्राण ध्वनियों के स्थान पर अल्प प्राण के पैर में, अल्प प्राण के पैर में जो है ऊ, अल्प प्राण के पैर में ऊ जैसा चिन्ह लगाने का सुझाव दिया। ऊ जैसा चिन्ह लगाने का सुझाव दिया। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने देवनागरी लिपि को हटाकर, देवनागरी लिपि को हटाकर उसके स्थान पर, उसके स्थान पर रोमन लिपि को या अंग्रेजी लिपि को, स्थान पर रोमन लिपि को रखने का सुझाव दिया। तो ये इनके महत्वपूर्ण पॉइंट है। श्याम सुंदर दास ने पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार रखने का जो है सुझाव दिया। गोरखनाथ ने मात्राओं को व्यंजन के बाद दाहिने तरफ रखने का सुझाव दिया। श्रीनिवास दास ने महाप्राण ध्वनियों के स्थान पर अल्प प्राण ध्वनियों के पैर में ऊ जैसा चिन्ह लगाने का सुझाव दिया। और डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने तो कह दिया कि वे देवनागरी लिपि को ही हटा देना चाहिए और इसकी जगह जो है रोमन लिपि अर्थात अंग्रेजी लिपि को स्थान दे देना चाहिए। तो मित्रों, ये थे इनके बारे में महत्वपूर्ण बिंदु और महत्वपूर्ण जानकारी।